नमस्कार, सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर के बीते दिनों एक युवक पर बदमाशों द्वारा चाकू से हमला करने के बाद घटना से आक्रोशित भीड़ ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया और अवैध कारोबार, चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में ज्ञापन देने आए कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने एसपी से अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले पर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक को चाकू मारने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी है। ये पूरा विवाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर हुआ है और अवैध कारोबार पर पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। एसपी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन करा है कि वह आपराधिक परिवार जिसके ऊपर लगभग 50 केस लंबित हैं, एनएसए की परिधि में आता है। आवश्यक है कि उस परिवार के सदस्यों के ऊपर आप एनएसए की कार्रवाई करें। प्रकरण में अभी तक 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 3 लोग अभी फरार हैं जिनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। और इस साल भी करीब 2 से 3 बार जो इनके यहाँ पर रेड की गई है और लगातार कार्रवाई चल रही है। जिला बदर की कार्रवाई भी की गई। इंदौर के एमवाय अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी मामले में शामिल अटेंडर ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अटेंडर मोनू जैन ने IBC 24 के माध्यम से महिला डॉक्टर से माफी मांगी है। कहा कि उन्हें परेशान करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने अस्पताल प्रबंधन को माफीनामा भी दे दिया है, यह अटेंडर ने कहा है। वहीं महिला डॉक्टर ने भी मोनू जैन की माफी स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट की इंटरनल चर्चा के बाद उन्होंने माफी स्वीकारी है और आगे की कोई भी कार्रवाई की मांग वो नहीं करती। हाँ, मैं माफीनामा दे रही हूँ। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। सॉरी दीदी, अगर मेरे से गलती हुई है तो मेरे कारण कुछ आपको तकलीफ है तो उसके लिए मैं पाँव पड़ के क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने अभी मेरे से माफ़ी मांगे हैं, हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांगे हैं एवं लेटर भी दिए हैं कि जो बिहेवियर उनका था वो गलत था एवं ये रिपीट नहीं होगा और वो आगे से ये चीज़ नहीं करेंगे। तो अगर वो बोल रहे हैं, मैं उनकी माफ़ी एक्सेप्ट करना चाहूँगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया है। उन्होंने उज्जैन में 99 साल की आयु में अंतिम सांस ली। पूनम चंद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके निधन की सूचना मिलते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव गीता कॉलोनी स्थित अपने निवास पहुंचे। अंतिम यात्रा बुधवार सुबह यानी कि कल 11:30 बजे निकाली जाएगी और क्षिप्रा तट पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। उनके निधन पर देश भर के नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। तो मोहन यादव कैबिनेट ने हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम और शहरी इलाकों में गीता भवन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट में मुआसा, बाबई और सीतापुर को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि वृंदावन ग्राम योजना में हर विकास खंड से एक ग्राम का चयन किया जाएगा, जिसमें दूध उत्पादन के साथ उद्यानिकी और औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा 4197 करोड़ की नीमच जिले की पाइप युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। बैठक में इंदौर से मुंबई के लिए शुरू की जाने वाली रेलवे लाइन की मंजूरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया गया। वहीं लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती समारोह के लिए समिति का गठन किया गया। वृंदावन ग्राम योजना हर विकासखंड में, हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड हैं, हर विकासखंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रहेगा। समस्त नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना होगी। मुहासा बाबई जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राजभवन पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में है। पिछले साल राजभवन आरक्षण संशोधन विधेयक की फाइल को लेकर तो इस बार बैठकों को लेकर चर्चा में है। दरअसल नए राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही लगातार वो सक्रिय हैं। वे राजभवन में न सिर्फ फाइलों को निपटा रहे हैं बल्कि खुद भी फील्ड में उतरकर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। राज्यपाल ने अब तक 3 जिलों का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली है। राज्यपाल की सक्रियता ने विपक्ष में सत्ता पक्ष पर तंज कसने का मौका दे दिया है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैच ने कहा कि हम शुरू से ये कह रहे हैं
कि ये सरकार दिल्ली और नागपुर से चल रही है। ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से होती है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा नियंत्रण दिल्ली से हो रहा है। चाहे सरकार की हर योजनाओं को देख ले, पूरी तरह से फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। आखिर सरकार कौन चला रहा है? हम तो शुरू से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आखिर सरकार कौन चला रहा है? क्या सरकार दिल्ली से चल रहा है? क्या सरकार नागपुर से चल रहा है? सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग शुरू से इस चीज को कह रहे थे। तो वहीं देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि चरणदास महंत को अपनी चिंता करनी चाहिए। 6 माह बाद नगर निगम और पंचायत में व्यापक जनादेश भाजपा को मिलने पर कहीं उनकी नौकरी न चली जाए, उनसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी न छिन जाए। सुशांत शुक्ला पीसीसी चीफ पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि अगर कांग्रेसी अपराधी हैं तो लाठी खाएंगे। अपराध और अपराधियों की शरण स्थली कांग्रेस है। दीपक बैज को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। पहले तो चरणदास महंत जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। क्या पता 6 माह बाद जब नगर निगम और पंचायतों में व्यापक जनादेश पुनः भारतीय जनता पार्टी को मिले तो उनकी नौकरी ना चली जाए नेता प्रतिपक्ष की। और दूसरा, अपराध और अपराधियों की शरण स्थली है कांग्रेस। और दीपक बैज जी को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए और शैलेश पांडे जो पूर्व विधायक थे बिलासपुर, उनके बयान पर ध्यान देना चाहिए। एमपी विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा समिति की पहली संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। सीएम की अनुपस्थिति में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बैठक का नेतृत्व किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की जगह भंवर सिंह शेखावत विपक्षी दल के नेता के रूप में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि हर 15 दिन में समितियों की बैठक हो, अपनी समिति को सक्षम बनाएं। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा अध्यक्ष ने नसीहत भी दी और कहा कि विदेश जाने की बजाय कभी धार्मिक स्थल भी जाएं, ओंकारेश्वर भी जाकर देखें। समितियों का गठन हो गया है और आज प्रारंभिक रूप से सभी समितियों और उनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिससे कि वो आगे अपनी कार्यवाही को और द्रुत गति से बढ़ाएं। सभी सभापति और सदस्यों को उनकी अधिकार, उनका जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों का एहसास माननीय अध्यक्ष महोदय ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने करा दिया है और इसलिए समय सीमा भी तय कर दी है कि त्वरित बैठकें होगी तो जो पेंडेंसी है वो कम होगी और उसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को और क्षेत्र के विकास को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने प्रत्येक विधायक से 100 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं ताकि आने वाले 4 साल में प्रत्येक विधानसभा में 100 करोड़ विकास कार्य हो सके। विधायकों के विजन डॉक्यूमेंट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस विधायकों ने जहां कहा है कि राज्य सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है, एक समान कानून की बात करने वाली बीजेपी दोहरा व्यवहार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी विधायक ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि जब विकास पर बात होती है तब कांग्रेस बात नहीं करती, मुद्दों और बजट पर डिबेट से कांग्रेस भाग जाती है। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं कर रही है। मंत्री जी को पहले तो ये बताना चाहिए कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक चुन के आए हैं, क्या वो हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और क्या वो उस हिस्से को मध्य प्रदेश में मानते हैं या नहीं, क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रदेश का होता है। तो जहाँ जैसे मैं कांग्रेस का विधायक हूँ तो क्या अटेर विधानसभा अब विजन डॉक्यूमेंट के बाहर हो गई, प्रदेश के बाहर हो गई? इस प्रकार का भेदभाव क्यों करेंगे मुख्यमंत्री जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बजट के समय आप बजट से नदारत रहे, बाइकाट करते रहे, फालतू विषय पर बातचीत करते, तो बजट पे आप सकारात्मक अपने सुझाव दीजिए, सरकार के उस सुझाव को रखिए और वहाँ सकारात्मक चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष दोनों होते। लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि आप कुछ करना नहीं चाहते। आपका क्या विजन डॉक्यूमेंट है आप बताइए, रखिए और सरकार के सामने सरकार से बात कीजिए, निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। विजन डॉक्यूमेंट सबने अपनी तरफ से किसी ने दिए हैं, किसी ने नहीं दिए हैं। विधायकों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो जो काम वो अपने क्षेत्रों में कराना चाहते हैं, ऐसे अभ्यावेदन हमने प्रस्तुत किए हैं और उस अनुसार हम मांग भी करते रहेंगे कि हमारे ये काम 5 वर्ष में पूरे हो जाए।
इधर देश भर के अलग अलग राज्यों में अपराधियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के कारण किसी अचल संपत्ति को नहीं गिराया जा सकता। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार भी जारी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। किसी गरीब ने घर या दुकान बनाया है तो उसमें खून पसीना लगा होता है। कहीं भी हो, बुलडोजर की संस्कृति बंद होनी चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम लगातार कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन सही नहीं है। सभी बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बीजेपी की डराने धमकाने की राजनीति पर तमाचा है। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि बुलडोजर अपराधियों पर नहीं, उनके अवैध निर्माणों पर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है, एक तो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, दूसरी ओर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। अगर कोई अपराधी है तो अपराध है, अपराध किया है तो अपराधी है, लेकिन उसके घर को तोड़ना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, निश्चित रूप स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय जनहित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि कुछ भी निर्माण अगर गरीब ने कराया है, चाहे मकान हो, घर हो, दुकान हो, तो उसके लिए उसके बच्चे का खून, उसके बिटिया का खून, उसकी पत्नी का खून, सबका खून पसीना लगा रहता है। ऐसे को आप अपने स्वभाव से उसको एकदम कुचल दें, ये जरा भी उचित नहीं है। बुलडोजर की संस्कृति कहीं भी हो, उसे बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, जो बुलडोजर चल रहे हैं वो अवैध निर्माणों पर चल रहे हैं। बुलडोजर कोई अपराधियों के इस पर नहीं चल रहा है। अपराधी अवैध निर्माण कर और पैसा कमाकर गलत कामों में लगे हैं, उसके ऊपर में बुलडोजर चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हम लगातार शुरू से ही कहते आए हैं कि बुलडोजर कार्रवाई गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे हमारी बात पर मुहर लग गई है। सरकार भेदभाव पूर्ण समुदाय विशेष के लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि क्या कांग्रेस अपराधियों के साथ है? सरकार जो भी कार्रवाई करती है वो सभी नियम के अनुसार करती है। किसी के साथ गलत या भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो ये जो कार्रवाई चल रही थी, ये तो हम कह ही रहे थे कि नियम संगत नहीं है, मानवता संगत नहीं है। अब इस चीज़ को कोर्ट ने संज्ञान लेकर कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अभी तो आरोप है, यदि दोष भी सिद्ध हो जाए तो भी ये कार्रवाई गलत है। तो निश्चित ही सरकार के ऊपर कोर्ट ने फटकार लगाई है। कितना बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये तो सरकार को अपने विवेक से काम लेना है। लेकिन सरकार ने जिस बात की ओथ ली है, शपथ ली है, उसका तो ठीक ढंग से वो निर्वहन करे। सरकार डंडई क्यों कर रही है? किसी ने अपराध किया है तो उसके घर ने नहीं किया। घर में उसकी माँ भी रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं। खून पसीने की कमाई से उसने घर बनाया, लोन लेके बनाया, ये कैसे तय करोगे आप? तो ये बुलडोजर संस्कृति पे तो रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद। ने जो जजमेंट अभी जो अपना पक्ष रखा है बुलडोजर संस्कृति के ऊपर, मैं सुप्रीम कोर्ट के सुझावों का मैं सम्मान करता हूँ। कांग्रेस ने हर हमेशा उन उपद्रवियों का, उन समाज विरोधी तत्वों का साथ दिया है। ये इतिहास गवाह है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आखिरी में सरकार को और प्रशासन को ही देखना है। इसलिए कई बार इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है और इनके कारण आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त भी होते हैं। इसलिए इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि इस तरह का कोई डिमोलिशन हुआ हो और कोई कोर्ट में गया हो और वहाँ कोर्ट ने कहा हो कि ये वैध था, फिर भी आपने क्यों तोड़ा। इधर जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस का रुख स्पष्ट होने के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी चल रही है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जातिगत जनगणना बेहद ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन अब जब आरएसएस ने इस पर हामी भर दी है तो बीजेपी भी अब जातिगत जनगणना को लेकर आगे काम कर सकेगी। भले ही बीजेपी लगातार कहती आई है कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन आरएसएस बीजेपी के साथ साथ सियासत की लगातार मॉनिटरिंग भी करती है। इधर बीजेपी विधायक भी आरएसएस के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे।
भाजपा ही संघ है, ये अलग अलग नहीं है। कहने को ठीक है, अनुसांगिक संगठन के नाम पर उन्होंने कही हमारा संगठन अलग है। ये 240 पे आने के बाद अब संघ पूरी तरह उसको अपने रिमोट में पुनः लाना चाहता है। जातिगत जनगणना होगी तो वस्तुस्थिति सामने आएगी। आरएसएस ने जो वक्तव्य दिया है उनका, आरएसएस के प्रवक्ता जी का, उससे पता लगता है कि उनका हरी झंडी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दे दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यदि कुछ कहा है तो निश्चित ही उस बात की गंभीरता को हम भी समझते हैं, सरकार भी समझती है। अगर हम जन कल्याण के विषय को ध्यान में रखे हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाति जनगणना होती है तो मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ कि अगर इस तरह की जनगणना का कोई प्रस्ताव है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उससे जनता का कल्याण हो, इसकी आवश्यकता है तो किया जा सकता है। ऐसा मेरा उनका उद्देश्य, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है, वो सही है। छत्तीसगढ़ में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदेश भर में मौन धरना प्रदर्शन किया। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे बिलासपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव और सक्ती की, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। बिलासपुर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के इस आंदोलन में पीसीसी चीफ दीपक बैज विशेष तौर पर मौजूद रहे। बिलासपुर में ही कांग्रेस महिला मोर्चा ने यौन उत्पीड़न को लेकर जमकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता में होनी चाहिए। इधर राजनांदगांव में भी कांग्रेस कमेटी ने मौन धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की। कई कांग्रेस नेता शामिल हुए इस धरना प्रदर्शन में। वहीं कोंडागांव जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। इधर सक्ती जिले के जयजयपुर में भी युवा कांग्रेस ने बलौदाबाजार हिंसा और विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेसियों के मौन धरने को दिखावा बताया। तो भाजपा कार्यकर्ताओं को देवदूत बताने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बृजमोहन अग्रवाल पर पलटवार किया है। इसके साथ ही बैज ने आदिवासी नेता नंद कुमार साय की भाजपा की सदस्यता लेने पर भी प्रतिक्रिया दी है। बैज ने कहा कि भगवान को मानने वाले लोगों का अयोध्या में क्या हाल हुआ सबको पता है, आगे भी इनका यही हाल होने वाला है। भाजपा का सदस्यता अभियान पूरी तरीके से ढकोसला है। बैज ने आदिवासी नेता नंद कुमार साय के भाजपा की सदस्यता लेने पर कहा कि भाजपा में आदिवासी नेताओं का क्या हाल है ये सब अच्छे से जानते हैं। बेचारे साय जी मुख्यमंत्री बनकर खुद फंस गए हैं। सरकार कौन चला रहा है प्रदेश की जनता देख रही है। भाजपा जाने का नंद कुमार साय का अपना विचार है। अब बृजमोहन अग्रवाल जी की मजबूरी है, अब आसमान पे टपके खजूर पे लटके, तो करे क्या। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं का क्या हालत है, अब वो तो आप अच्छे से जान रहे हैं। वो तो बेचारे साय जी मुख्यमंत्री बन के फंस गए, ना इधर के ना उधर के, ना आप दिल्ली के सुन रहे हैं कि नागपुर के सुन रहे हैं, खुद को पता नहीं। तो सरकार कौन चला रहा है तो प्रदेश की जनता देख रही है। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ को 8,46,931 पीएम आवासों की स्वीकृति मिल गई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत ये स्वीकृति दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 8,46,931 पीएम आवास की स्वीकृति मिल गई है। गरीब लोगों के लिए काफी बेहद अहम यह खबर है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृति मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सौरभ, छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात यहाँ पर पीएम ने दी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी राजनीति होती रही है। आपको याद होगा कि 2018 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी, तब पीएम आवास की राशि रोक दी गई थी और इसके कारण जो है लाखों लोगों के मकान नहीं बन पाए थे, पीएम आवास नहीं बन पाए थे। लेकिन आपको याद होगा कि मोदी की गारंटी के तहत भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें 18 लाख पीएम आवास बनाने की बात कही थी। और जब पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जो ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री है, तो इस दौरान जो पूरा
ये जानकारी दी गई थी। और इसी को देखते हुए आप देखिए कि आज 8,96,931 आवासों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है और लगभग इसे 3 साल में पूरा भी कर लिया जाएगा। और उसके अलावा और जो कुछ आवास बचे हैं उन आवासों पर भी जो है आने वाले दिनों पर मुहर लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण की जो आवास आज स्वीकृत किए गए हैं ये SECC 2011 की सूची के अनुसार है, जिसमें से 6,99,331 आवास है और आवास प्लस सूची के अनुसार जो 1,47,600 आवास शामिल किए गए हैं। तो समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो वादा किया गया है उस वादे के अनुरूप ये सरकार काम कर रही है। और इससे पहले जो आरोप लगते थे कांग्रेस सरकार पर और वास्तव में देखा गया कि और ये सरकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार मानती भी थी कि राशि रोकी गई है और इसी के कारण जो लाखों लोगों को जो घर मिलना था गरीब को वो नहीं मिल पाया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है इस पर एक्स में पोस्ट करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और जिन गरीबों ने सपना देखा है अपने PM आवास का वो पूरा होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सौरभ, तो घोषणा पत्र का एक और वायदा यहाँ पर पूरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब लाखों लोगों को छत मिल पाएगा। चलिए सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए आपके गांव आपके शहर की हर एक खबर। शवन तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।